बहुजन समाज के लोग इतने भोले भाले हैं कि जिसने बाबा साहब का फोटो उठा लिया उसके पीछे लग गए। पीछे केजरीवाल ने ऑफिस में बाबा साहब का सिर्फ फोटो लगवा दिया था, सब केजरीवाल के पीछे लग गए। कांसीराम का फोटो लगा करके जो आज की मॉडर्न पीढ़ी है वो कांसीराम साहब के नाम से गुमराह हो जाती है। तो इनको जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता है कि ये भोले भाले लोग हैं, किसी में भी गुमराह हो जाते हैं, वो कर रहे हैं। अदरवाइज इनको बाबा साहब से, कांसीराम से कोई लेना देना नहीं है। ये धुर विरोधी हैं और धुर विरोधी रहेंगे। कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मेरे ख्याल से बहन जी का जैसा शासनकाल रहा है, न पहले किसी मुख्यमंत्री का रहा, न आज उसके बाद किसी मुख्यमंत्री का रहा है। देश के आजाद होने से लेके अब तक किसी प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज के लिए काम किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने किए हैं, बीएसपी की सरकार ने। और देश में पहली बार मोबाइल हॉस्पिटल बनाए थे बहन जी की सरकार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग एसएम न्यूज के माध्यम से पॉडकास्ट की पहली सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तमाम लोगों के हमें फोन आ रहे थे कि एक ऐसी चर्चा करें जिसपे हम लोग समझ सकें मिशन मूवमेंट क्या होता है और अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा होती है वह कैसी होती है और तमाम लोग क्या कहते हैं। तो आज हमारे साथ बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वीरेंद्र सिंह नाम है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। सर स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम। सभी दर्शकों को भी मेरा जय भीम। और मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह जी वैसे तो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। 1990 से लगातार काम कर रहे हैं मिशन मूवमेंट के लिए। आप समझिए क्या है मिशन मूवमेंट, और हम खुद ही पहले वीरेंद्र जी से हम लोग जानेंगे। सर मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है और मैं दिल्ली में 1988 में आया था। जभी से मैं मिशन मूवमेंट के काम में लगा हुआ हूँ और 1990 से मैं एकदम एक्टिवली आ गया था, खास करके वाम सेव के माध्यम से। और मैं तब से लेकर अब तक इसमें लगा हुआ हूँ। जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि उनका छोटा सा परिचय तो बहुत छोटा हो जाएगा कि इतना लंबा परिचय है कि वह परिचय बहुत लंबा हो जाएगा। चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होगा, पेशेंस रखना है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे सवालों के जवाबों को पा पाएंगे। यानी कि जितने भी जहन के अंदर आपके सवाल रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किंतु परंतु जैसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि बसपा कहां पर मजबूत हो रही है। बीएसपी की तमाम हम लोग बात करेंगे। बीएसपी के अलावा भी अम्बेडकरवाद पे भी बात करेंगे और बहुत सारे मिशन मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं। क्या है मिशन मूवमेंट? सबसे पहले हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहला सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि मिशन मूवमेंट तमाम लोग बोलते हैं, आखिरकार ये मिशन है क्या? वह हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है जी, और बहुत समय चाहिए मिशन को समझने समझाने के लिए। लेकिन अगर हम मिशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मिशन क्या है, कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा, बहन जी करेंगी पूरा, कोई कहता है हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो हमें, अगर हम बाबा साहब के मिशन की बात करें तो जो नारा लगाते हैं, शायद उसमें से 90% लोग ये नहीं जानते कि बाबा साहब का मिशन था क्या, वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक ले जाना था। तो अगर हम उस मिशन की बात करें तो बाबा साहब का मिशन था वन मैन वन वैल्यू, कि भारत में हर व्यक्ति की बराबर कीमत होनी चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर स्तर पर। लेकिन वो नहीं है। बाबा साहब इस मिशन को पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद ले पहुंचा पाए थे वन मैन वन वोट, कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। तो एक वोट से बाबा साहब ने अधिकार का, और वन मैन वन वैल्यू तक ये अधूरा काम है जिसको साहब कांसीराम ने पूरा करने की कोशिश की और बहुत हद तक उसमें सफल हुए। आज बहन जी उसी काम को कर रही हैं, समता मूलक समाज बनाने। तो जो समता मूलक समाज बनाना है वही हमारा मिशन है, वही होना चाहिए। जी, वीरेंद्र जी, तमाम मिशन की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फोटो को तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं कहें कि मान्यवर काशीराम साहब ने भी बसपा का निर्माण करा और उसके बाद भी जो है काशीराम साहब के फोटो को, चिन्हों को लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम लोग इस मिशन मूवमेंट को पूरा करेंगे। तमाम पार्टियां, संगठन बाबा साहब के साथ काम कर रही हैं, बाबा साहब के मिशन पे काम कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब बाबा साहब का इस्तेमाल कर रही हैं।
लेकिन आपने बीएसपी को ही क्यों चुना? बीएसपी में ऐसा क्या है, वह हमारे दर्शकों को बताएं। बात यह है, आपने कहा सभी पार्टियां बाबा साहब के मिशन पे काम कर रही हैं। जी। ये कोई पार्टी बाबा साहब के मिशन पे काम नहीं कर रही, बाबा साहब का नाम भुनाने का काम कर रहे हैं। कि कोई नीली शर्ट पहन रहा है, कोई बाबा साहब का फोटो लेकर, कोई संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जो पिछले चुनाव में हुआ। तो उन्हें बाबा साहब के मिशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि बाबा साहब का फोटो दिखा करके, संविधान का फोटो दिखा करके इन बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके इनका वोट लूट लिया जाए, सिर्फ इस काम में लगे हुए। अगर सही माने में काम कर रही है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की विचारधारा पर काम कर रही है। विचारधारा क्या है, फर्क क्या है दूसरी पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी में? क्योंकि बाकी सारी पार्टियां, बीएसपी को छोड़ के सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं। सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय पिछले 78 सालों से ये नारा देते आ रहे हैं। सामाजिक न्याय के नाम पे तमाम सारे अन्याय, अत्याचार, अन्याय बहुजन समाज के लोगों पर होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। सामाजिक परिवर्तन किसका? जिसको साहब कांशीराम कहा करते थे कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था। इस गैर बराबरी की व्यवस्था को साहब कांशीराम ने बराबरी की व्यवस्था बनाने के लिए काम किया था, जिसको कहते हैं समतामूलक समाज, वन मैन वन वैल्यू। इसके लिए केवल बीएसपी काम कर रही है और कोई भी पार्टी इस पर काम नहीं कर रही। जी, आपका रुझान क्यों रहा बसपा की तरफ, जबकि तमाम पार्टियों के अंदर आपको अच्छे ओहदे मिल सकते हैं, आप कैडराइज व्यक्ति हैं, मिशन मूवमेंट को बदलने की पूरी ताकत लगते हैं, लोगों की मानसिकता को भी बदलने की, क्योंकि मैंने भी आपको मंचों पे सुना है तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्रेसिव भाषण होते हैं, बहुत अच्छी स्पीचेज होती हैं, आप लगातार कैडर भी लेते रहते हैं, तो तमाम पार्टी संगठन के प्रलोभन भी आपके पास आए होंगे और वो पैसा धन बल भी आपको देते होंगे, लेकिन क्या ऐसा है जो बसपा आपको कुछ नहीं देती है, फिर भी आप बसपा में लगे रहते हैं? लड़ाई है विचारों की। जी। विचारों की और विचारधारा की। जी। जितनी पार्टियां हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि उनकी विचारधारा बहुजन समाज के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है। तो अगर हमें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में मिलता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान बाबा साहब ने किए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहती है। बाकी कोई भी पार्टी इस पर बात नहीं करती। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की कोई अभी नई नहीं आई। ये प्रथागत बुद्ध से लेकर के चली आ रही। बुद्ध और महापुरुष कबीर, रविदास, तमाम सारे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, इतने सारे महापुरुषों की बहुत लंबी लिस्ट है। उस विचारधारा की लेकर चल रही है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। जब से मैंने इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा है, पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था। जब साहब कांशीराम ने बाम से बनाई, सारा इतिहास निकाल के लाए, हमने उसको जाना, तब हमने समझा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन महापुरुषों के संघर्ष के कारण हम पढ़ लिख करके हमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला है, ये टाई लगा के हम बैठते हुए हैं, सूट पहन के, ये सब महापुरुषों की देन है। तो उसके लिए हमें पे बैक करना चाहिए। पैसा तो बहुत कमा लेंगे, जहाँ वो कहते हैं ना, सम्मान और पैसा और सम्मान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, सब स्वाभिमान। अगर आप स्वाभिमान से जिएंगे तो आपको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमने मान सम्मान स्वाभिमान पढ़ा है, महापुरुषों से सीखा है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। उनके पास तो करोड़ों पैसे मिल जाते, वो नहीं बिके। साहब कांशीराम को भी बहुत ऑफर आए थे, राष्ट्रपति बनाने का भी ऑफर आया था, और बहुत सारे ऑफर है। बहन जी के पास तमाम ऑफर आते हैं, तो क्यों नहीं बिक रहे ये लोग? क्योंकि उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान को समझा है, उसकी कीमत को समझा है। तो हमने भी थोड़ा बहुत जो कांशीराम साहब के देखा है, मैंने साहब को काम करते हुए, बहन जी को देख रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में अपना सहयोग करें, जितना कर सकते हैं। तो वो मैं कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि सर, आपके लिए मैं छोटे से सवाल लिख कर लाया था, और तमाम दर्शकों ने भी कहा था कि अगर आप वीरेंद्र जी से आप मुलाकात करें तो ये सवाल जरूर आप लिखें। बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनका छोटे छोटे ही जवाब दें।
कांग्रेस के उदित राज ने एक बयान दिया था और बहन जी का गला घोटने जैसा, जिससे तमाम बहुजन समाज के लोग भावनाएं आहत हुई थी। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई में बहन जी की राजनीति को खत्म कर देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये हैं साइकिक लोग। जी। साइकिक लोग समझते हैं? जी। साइकिक हैं, इनको दिमाग की बीमारी है और इनको अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये जब आदमी का दिमाग सनक जाता है तो फिर ऐसे उल्टी सीधी बातें करता है, हमें इनका कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। एक आपने नारा सुना होगा कि हाथी चलता है बाजार, कुत्ते भौंकते हजार। तो हाथी तो चलता आया है, चलता जाएगा, कुत्ते शुरू से भौंकते रहे हैं, आगे भी भौंकते रहेंगे। तो हमें इन कुत्ते ऐसे लोगों के भौंकने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जी। अखिलेश यादव का एक बयान आया है और वह कहते हैं कि हम हिंदू हैं और वह अपने आप को पीडीए का नेता भी बताते हैं। लेकिन जब वह मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने उनके ऑफिस और बंगले को धुलवाया था और उन्हें शूद्र कहकर उनके ऑफिस को पवित्र भी करवाया था। क्या कहना चाहेंगे? इस दोहरी राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? सही बात है आपकी। पहले तो वो यादव बिरादरी के हैं तो सोचते हैं यादव ही सबसे ज़्यादा दबंग और वो होते हैं लठबाज, वही सबसे ज़्यादा अत्याचार करते रहे हैं। लेकिन उनको जब बंगला उनका धुलवाया गया तब उनको पता लगा कि भाई वो भी शूद्र हैं। लेकिन थोड़े बहुत दिन याद रही उनको वो बात, अब भूल गए। अब फिर उसी व्यवस्था में जाकर के पहुंच गए, उसी व्यवस्था का पोषण करने में लगे हुए हैं। जो पीडीए बनाया था, पीडीए का कोई नेता नहीं था, ये सिर्फ जुमलेबाजी थी। और आप देखें पीडीए पहले बना, बनते ही अब सब टूट गया, सब अलग अलग हो गए। तो काहे का पीडीए? ये सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया था ताकि बीजेपी सत्ता में बनी रहे, और वो सत्ता में आ गई पीडीए के बना करके। जी। अखिलेश यादव मान्यवर काशीराम साहब की जयंती भी बनाते हैं और वहाँ पे पुष्प भी चढ़ाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत सारे इतिहास को खत्म करने का भी कार्य करते हैं। इस राजनीति को क्या कहना चाहेंगे? ये सब गुमराह करने की राजनीति है, बहुजन समाज के गुमराह करने की। क्योंकि बहुजन समाज के लोग इतने भोले भाले हैं कि जिसने बाबा साहब का फोटो उठा लिया उसके पीछे लग गए। पीछे केजरीवाल ने ऑफिस में बाबा साहब का सिर्फ फोटो लगवा दिया था, सब केजरीवाल के पीछे लग गए। कांसीराम का फोटो लगा करके जो आज की मॉडर्न पीढ़ी है वो कांसीराम साहब के नाम से गुमराह हो जाती है। तो इनको जो है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता है कि ये भोले भाले लोग हैं, किसी में भी गुमराह हो जाते हैं, वो कर रहे हैं। अदरवाइज इनको बाबा साहब से, कांसीराम से कोई लेना देना नहीं है। ये धुर विरोधी हैं और धुर विरोधी रहेंगे। पीडीए का नारा देते हैं, कहते हैं कि बहुजनों के लिए बहुत सारे क्रांति काम मैंने करे हैं अखिलेश यादव, क्या कहेंगे? हाँ, किए हैं, बहुत सारे बहुजनों के लिए काम किए हैं। मेरे पास अगर चाहें तो लिस्ट है, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है वो। कोई बात नहीं, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लंबी भी है। मैंने आपको बताया है कि वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ब्रेक ना करें। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, और घर के अंदर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि बहुजन क्रांति एक आंदोलन है और इसको मिशन मूवमेंट पे कार्य करना, और क्या मिशन मूवमेंट है और तमाम सवालों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वह भी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। उसका कारण है कि यह वीडियो आपके वैचारिक क्रांति को कहीं ज़्यादा बदल के रखने वाला है। जी सर। ये मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जी। जो इन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किए। जी। बड़े तारीफ योग काम किए। कौन से हैं? सबसे पहले SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म किया, जो बहन जी की सरकार ने किया था। जो पदोन्नति में आरक्षण बिल पार्लियामेंट में सपा के लोगों ने, अखिलेश के लोगों ने फाड़ा था, फड़वाया गया था। SC ST के लिए बहुत सारे छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए बहन जी ने योजना बनाई थी, उसको खत्म करने का काम किया। SC ST के हर जिले में बहन जी ने हॉस्टल बनाए थे SC ST के लिए, उनमें 30% सवर्णों का भी आरक्षण अखिलेश यादव ने किया। जितने महापुरुषों के नाम पे जिले रखे गए थे और स्कूलों के नाम, वो सब बदल करके इन्होंने बदल दिए थे। वो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें नहीं जाना चाहता। छत्रपति साहू जी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल किया। कांसीराम कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदलकर मौलाना के नाम पर किया, जो कांसीराम का फोटो लगाते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय की आड़ में
आया था अनुसूचित जाति जनजाति के, उन्होंने कई लाख कर्मचारियों को 3 स्टेप नीचे किया था। जो एक्सियन थे उनको जेई बना दिया था। ये काम देश में पहली बार अखिलेश की सरकार ने किया था, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पूरे देश पे लागू होता था, लेकिन पूरे देश पे लागू ना करके इन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू किया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जो पढ़ाई में कॉलेजों में फीस नहीं लगती थी, उसको इन्होंने खत्म किया। फीस देनी पड़ती है, अब पहले नहीं देनी पड़ती थी, जब साथ में स्कॉलरशिप मिलता था। अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में जो सरकार देती थी 7%, उसको उन्होंने बंद किया। अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों की कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति खत्म करने का काम, जो बहन जी ने 1 से लेकर के छात्रवृत्ति दी थी, वो सब खत्म कर दी इन्होंने। कांशीराम साहब का अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम किया। सरकारी भूमि में आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म किया। SC ST की भूमि खरीद को लेकर जो बहन जी ने रोक लगाई थी कि कोई जनरल का नहीं ले सकता, उसको खत्म कर दिया। SC ST की जमीन कोई भी ले सकता है। OBC की 17 जातियों को बिना SC कोटा बनाए SC में शामिल करने की कई बार असफल कोशिश की, लेकिन वो न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे बहुत सारे काम जो अखिलेश यादव की सरकार ने की। और सबसे बड़ा और खतरनाक काम किया कि जब BSP की सरकार थी, तो BSP की सरकार ने 211 की सरकार हुआ करती थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की। BSP ने उस एब्सोल्यूट की 211 MLA को लेकर के 47 पे लाके खड़ा कर दिया था 2012 में। लेकिन अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर के 17 के पीरियड में बीजेपी को 311 सीटें दिलवाई। तो वो बीजेपी की बी टीम क्या, बल्कि बीजेपी की रिश्तेदार बन गए, जिन्होंने 47 से लेकर 311 पे पहुंचाया। तो ये सबका जो बहुजन समाज के खिलाफ काम किया कि बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय अगर जाता है तो सिर्फ अखिलेश यादव को जाता है। जो उनकी बी टीम, क्या बी टीम से भी कोई बढ़िया टीम हो सकती है, वो है, आज भी है। लेकिन लगातार तो बसपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि बसपा जो है वह बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, और बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी की बी टीम है। और तमाम कांग्रेस भी यही कहती है, और राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अखिलेश यादव भी यही कहते हैं, और तमाम पार्टी संगठन भी यही कहते हैं। क्या कहेंगे आखिरकार बीजेपी की बी टीम कौन है? तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सबसे अगर बड़ी टीम की बात करें तो PDA है। वैसे तो PDO खत्म हो गया अस्तित्व, लेकिन अगर है तो PDA में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं वो सब बीजेपी की बी टीम है। बहन जी बीजेपी की बी टीम नहीं है। और इतिहास जो मैंने अभी बताया, अगर बहन जी बीजेपी की बी टीम होती तो 211 सीट जिसकी थी बीजेपी की 1991 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद उसे 47 सीट पे ला दिया था। तो बी टीम होती तो बहन जी उसको सरकार बनवा देती, तो नहीं बनवाई। बी टीम तो सबसे ज्यादा तो यूपी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव है, जिसने 47 से लेकर 312 सीटें बीजेपी को दिलवाई 2017 में। तो बी टीम तो अखिलेश यादव हुआ ना। तो इसलिए बहन जी पर जो आरोप लगाते हैं, अभी बताऊंगा, आगे आप सवाल पूछेंगे, तो ये सब नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि जो बहुजन समाज के वोट हैं वो BSP से अलग हो जाए। इसके लिए नैरेटिव बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें से एक ये भी नैरेटिव है। क्या कारण है कि आपको बहुजन और दलित पत्रकार कहने वाले भी जो बसपा के लोग हैं वह भी बसपा की बात नहीं दिखाते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम दलित पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, लेकिन वो बसपा की बात नहीं दिखाते हैं, और तमाम जितने भी पार्टियां हैं उनकी जय जयकार ज्यादा करते हैं? सर, बाबा साहब ने जब वो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तो उस समय जब पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो बाबा साहब ने कहा था कि गांधी एंड कंपनी ने हमारे समाज के साथ बहुत बुरा किया है, और आज के बाद इस समाज में नेता नहीं, चमचे, गुलाम, गद्दार, औजार और पिट्ठू, ऐसे 4-5 शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किए थे। और तब से लेकर आज तक, चाहे तो राजनीति में है, चाहे समाज में है, चाहे पत्रकार हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी आप खुद सुन सकते हैं 5 में से कौन सी कैटेगरी के। जितने बहुजन पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से आप जैसे 1 आध 2 4 को छोड़ करके बाकी सब जो है नैरेटिव BSP के अगेंस्ट बनाने का काम करते हैं।
उससे चाहे बीजेपी को फायदा हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे अखिलेश हो, सभी यही कर रहे हैं। आप देख लें, अगर नामों की लिस्ट है तो आप एक एक गिन करके देख सकते हैं कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो ये सब बिकाऊ हैं और इनकी कीमत भी कुछ नहीं है। जो मुझे पता लगा है, एक बार मैंने किसी से पूछा था, आप जैसे जानकार व्यक्ति से, जो टीवी डिबेट्स में आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उन एक छांट के लाया जाता है बहुजन समाज के चिंतक के नाम पे जो बीएसपी के अगेंस्ट बोले, और बीएसपी के अगेंस्ट बोलने वालों को सिर्फ 5,000 रुपए एक डिबेट के मिलते हैं। 5,000 में कुछ भी कहलवा लो। तो ये सस्ते और बिकाऊ लोग हैं, इससे सस्ते कौन हो सकते हैं? मेरे पास तो नहीं आया कोई आज तक बुलाने के लिए कि भाई आप आ जाओ डिबेट में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई ये बीएसपी के फेवर में बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे गुलाम गद्दार समाज में घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी, सब तरह। आपने पढ़े लिखे की बात कही तो तमाम जितने प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वह भी कहते हैं कि बसपा में दमखम नहीं है, बहन जी अब राजनीति बूढ़ी हो गई है। क्या कहना चाहिए? ये जिनको आप पढ़े लिखे कह रहे हैं, इनको मैं तथाकथित बुद्धिजीवी कहता हूँ, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। ये सही माने में इंटेलेक्चुअल है नहीं, अपने आप को समझते हैं। और एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वो भी प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं अभी कहीं। उन्होंने एक बार मुझे ऐसे डिस्कशन में बताया, हालांकि ये हो सकता है किसी को पसंद भी नहीं आए, लेकिन मैं उस बात से सहमत हूँ कि जितने प्रोफेसर हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, क्या कहने चाहिए कि इनका बुद्धि विवेक सही दिशा में, खास करके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करता। वो गिने चुने हैं, आप भी जानते होंगे, मैं लिस्ट भी दे सकता हूँ कि कौन सही है कौन नहीं है। और आधे तो प्रोफेसर है ही नहीं इसमें, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई नकली प्रोफेसर है, कोई क्या बोलते हैं ये ठेके वाले उस पर प्रोफेसर हैं। तो ये आधे क्या, मेरे ख्याल से 90% तो प्रोफेसर है ही नहीं जो अपने आप को कहते हैं। तो ये बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, इन्होंने हमेशा, बाबा साहब ने, आपको पता है, 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था इन पढ़े लिखे लोगों से दुखी होकर कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये सिर्फ नौकरी पा करके अपने और अपने बच्चों के पेट पालने में लगे हुए हैं। पेट तो सूअर भी पाल लेता है। और इन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया, साहब कांशीराम को भी धोखा दिया। आपको ध्यान होगा 1986 में बामसेब जो बनाई थी साहब कांशीराम ने, 1986 ने राजीव गांधी और उनकी कांग्रेस ने मिलकर के 110 पढ़े लिखे तैयार लोगों को बामसेब से खरीद लिया था, तोड़ लिया था। तो कांशीराम साहब को भी धोखा दिया इन्होंने, आज बहन जी को धोखा दे रहे हैं। तो इनकी फितरत रही है कि इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि ये सही समय पे सही नेता की पहचान नहीं कर पाते। करते क्या हैं ये कि जब तक बाबा साहब जिंदा रहे, बाबा साहब की इन्होंने बात को नहीं माना। जब बाबा साहब चले गए, बाबा साहब की फोटो लगा दी, इस पर बढ़िया सी माला डाल दी, बोले ये आदमी तो बहुत बढ़िया था, ये कांशीराम खराब है, ये मिशन से भटक गया। जब कांशीराम साहब भी चले गए तो बराबर में साहब कांशीराम की भी फोटो टांग दी, बोले ये आदमी तो बहुत बढ़िया था, बाबा साहब के मिशन का काम किया, लेकिन ये मायावती खराब है, ये मिशन से भटक गई है। और मैं 100% क्या 200% गारंटी से कह सकता हूं आपको, सभी दर्शकों को, कि जिस दिन बहन जी चली जाएंगी, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग बहन जी की फोटो भी लगा लेंगे, बोलो ये तो देवी थी। लेकिन आज जो आनंद है या कोई सा भी होगा कि भाई ये मिशन से भटक गया है, तो इनकी फितरत रही है। इन पे मुझे तो विश्वास है नहीं। और सबसे ज्यादा अगर बहुजन समाज का नुकसान कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो ये तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सीधा नाम लेकर बात करूंगा, लक्ष्मण यादव की बात करूंगा। लक्ष्मण यादव लगातार देश के अंदर भ्रमण करते हैं, अपना पोर्टल भी चलाते हैं, वहां से अम्बेडकरवाद की आवाज को उठाने का कार्य करते हैं। लेकिन ओबीसी समाज के अंदर जाके वह अम्बेडकरवाद बनाने की बात नहीं करते हैं। जितने भी अम्बेडकरवादी दलित चिंतक हैं, उनके अंदर जाते हैं, उनके आयोजनों में जाते हैं और वहां पे अम्बेडकरवाद को बार बार चिल्ला चिल्ला के बताने का काम करते हैं। क्या कहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं इस तरीके की विचारधारा को? एक्चुअली और अखिलेश यादव के बहुत नजदीकी भी माने जाते हैं। जैसा अखिलेश यादव के साथ हुआ, जब उनके घर को इनको टोटी चोर भी कहा गया था अखिलेश यादव को, आपको ध्यान होगा कि वो सरकारी घर में से ये बाथरूम नल की टोटियां ले आए थे। तब उनको एहसास हुआ कि मैं तो शूद्र हूँ। लक्ष्मण यादव के साथ भी वही हुआ, जब वो प्रोफेसर थे तब तो बहुत बढ़िया थे, जब इनको लात मार के प्रोफेसर से हटा दिया गया तब इनको याद आई कि अरे तुम तो शूद्र हो।
तो इसकी वजह से निकाल दिया गया, तब से लेकर ये कर रहे हैं। और इनका क्या है ना, मैं बताऊं, ये सब एक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। ये सब व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं कि इन बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाए, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, जितने तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं, ये सब बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अपने समाज में इनको कोई पूछता नहीं है। बात यह है, जाए तो तब जब इनको कोई पूछे, कोई बुलाए। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग इतने भोले भाले हैं, जिसने बाबा साहब का नाम ले दिया ना, उसको तुरंत बुला करके चीफ गेस्ट बना देंगे। ये नकली अम्बेडकरवादी हैं, जिसको कहते हैं छद्म अम्बेडकरवादी, कि अम्बेडकरवाद के सहारा लेकर के, अम्बेडकर साहब का सहारा लेकर के, कांशीराम साहब का सहारा लेकर के ये बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसके लिए इनकी कीमत मिलती है। 2027 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, कहाँ देखते हैं आप बसपा को? जिस तरीके से बसपा का डाउनफॉल होता चला गया है, तो 2027 के अंदर क्या डाउन जाएगा, अप जाएगा, या क्या कहना चाहेंगे? देखो, डाउनफॉल के बहुत से कारण हैं, वो विस्तार से कभी बताऊंगा, अभी टाइम आपके पास है नहीं। डाउनफॉल जहाँ तक है, तो जो मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा पढ़े लिखे लोगों का इसमें बहुत अहम रोल है। अगर ये तथाकथित हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बहुजन समाज के, अगर ये सही नैरेटिव बनाने लगे, अभी से सही बात करने लगे, अगर सही बात नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहें, ये न्यूट्रल रहें। ये जो खिलाफ में जहर उगल रहे हैं, उसको उगलना बंद कर दें, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में बिल्कुल मुख्यमंत्री दोबारा बहन जी बन सकती है। इसमें कहीं कोई वो नहीं। जो आज के हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, योगी जी की सरकार चल रही है, उससे त्रस्त है। आज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज के पेपर में है, मैंने नवभारत में पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और वो सबको नजर आ रहा है। तो इससे लोग सब त्रस्त हैं, और बाकी पार्टियों का कोई वजूद है नहीं। तो इसलिए अच्छा, दूसरा, मुस्लिम की भी अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव पीडीए को वोट किया, फिर भी नहीं बीजेपी को बचा पाए। तो अगर मुस्लिम और ये साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी, आपने मुस्लिमों की बात करी, तो क्या लगता है कि 2027 के अंदर पुनः वापसी करेगा? क्योंकि 2007 में और पहले भी बहन जी की 4 बार सरकार बना चुका है, और दलित मुस्लिम फैक्टर जो है वो बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ये दो समीकरण भी आपस में मर्ज हो जाएं तो सरकार बना सकती हैं बहन जी। तो क्या लगता है कि 2027 के अंदर पुनः वापसी करेगा मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ? क्योंकि वह बड़ा समझदार है, वो कहता है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ नजर आएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, एक मुस्लिम पत्रकार हैं जी, उन्होंने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है कि मुस्लिम जो वोट देता है वो बीजेपी को हराने के लिए देता है, और जब से बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट दे रहा है, बीजेपी उतनी ही मेजॉरिटी के साथ, उतनी ताकत के साथ बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, पिछले 15 साल का इतिहास देख लें आप। इस बार उन्होंने पीडीओ को लेकर के, इसमें इस बार बहुजन समाज के लोग SC ST के भी शामिल हुए, वो आरक्षण का लेकर के, और वो संविधान की कॉपी लेके, बाबा साहब का फोटो लेकर के पीडीए वाले घूमे सर पे रख के, ये गुमराह हो गए कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को नहीं हरा पाए। ये अब सबकी समझ में आ गया है, मुस्लिम समाज की समझ में आ गया है। अगर हम 2027 में SC ST और OBC के लोग, मुस्लिम लोग, अगर ये बीएसपी को जिताने के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। मेरे पास आंकड़ा है, यूपी में 25 जिले ऐसे हैं जिसमें 40 से लेकर के 62% सिर्फ SC और मुस्लिम की आबादी है। 35 जिले ऐसे हैं जिसमें 30 से लेकर 40% SC और मुस्लिम की आबादी है। 7 जिले ऐसे हैं जिसमें 25 से लेकर 30% जो है मुस्लिम और एसपी के। सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जिसमें 23 से 24% है। मतलब आप सोच लीजिए, इतने जिलों में अगर हमारी केवल दलित और मुस्लिम साथ आ जाए, SC और मुस्लिम साथ आ जाए, तो ये इतनी सारी की सारी सीटें जीती जा सकती हैं। ये आंकड़ा है, लेकिन ये गुमराह हो जाते हैं लास्ट मिनट पे जाकर के कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। वो नैरेटिव अब समझ में आ गया है, और इस बात को बहुत सारे जो मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल चला रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं, तो उनकी समझ में आएगी निश्चित रूप से, ऐसा मेरा मानना है।
मुस्लिम वोटर ये भी कहता है कि बहन जी के शासनकाल में हमें कुछ नहीं मिला है, तो क्या ऐसा करा है बहन जी ने? क्या वाकई में मुस्लिम समाज के लिए कुछ करा है, नहीं करा है, वह हम आपसे जानेंगे। देखो, देश के आज़ाद होने से लेके अब तक किसी प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज के लिए काम किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने किए हैं, बीएसपी की सरकार ने किए हैं। और वो शुरुआत हो गई थी जब पहली सरकार बनी थी 4 महीने की, 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। उस समय से ही मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए थे। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, अब मेरे पास अभी उस वक्त है नहीं मौजूद में, लेकिन ये दुष्प्रचार किया जाता है कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। ये अल्पसंख्यक अभी जो बिल आया है वक्फ बोर्ड का, बहन जी ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड को और मुस्लिम पर्सनल लॉ और इनके मदरसे जितने भी थे सबको बहन जी ने सहायता दी थी। और मुस्लिम्स के नाम पे इन्होंने, बहन जी ने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। और मुस्लिम समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं इसको कोई ओबीसी का, एससी का सर्टिफिकेट नहीं देता था। मंडल कमीशन में इनको ओबीसी का दर्जा दिया गया था। मुस्लिम बहुत सारी जातियों को, किसी प्रदेश में कोई सर्टिफिकेट नहीं बना रहा था। सबसे पहले बहन जी ने शुरुआत की थी, ओबीसी मुस्लिम के सर्टिफिकेट बनाए, उनको एजुकेशन में, नौकरी में फायदा मिला। तो ये सब दुष्प्रचार है कि मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर काम किए हैं तो बहन कुमारी मायावती ने किए पूरे देश में अब तक की हिस्ट्री में देखेंगे। अगली बार देखेंगे तो मैं पूरी लिस्ट आपको बता दूंगा। जी बिल्कुल। हम लोग इस चर्चा को दोबारा अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग कंटिन्यू इसको दोबारा सेकंड एपिसोड भी आपके साथ बैठ के एक बार जरूर रिकॉर्ड करेंगे। सर, तमाम न्यूज़ चैनल ये कहते हैं कि बहन जी को इस वक्त संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन बहन जी संन्यास लेने की जगह ये कहती हैं मेरी सांस में सांस जब तक है, मतलब मैं अंतिम सांस तक बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करूंगे। और तमाम बड़े बड़े चैनल ये कहते हैं कि वो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जी मतलब जो दूसरे नेता हैं, जी दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं, जी उनकी उम्र बहन जी से बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। जी मोदी की भी शायद ज्यादा होगी, मोदी के मंत्रिमंडल में कांग्रेस की सोनिया गांधी की भी ज्यादा होगी, और जितने नेता हैं मेरे ख्याल से ममता की भी ज्यादा होगी। जितने नेता हैं उसमें बहुतों की उम्र बहन जी से बहुत ज्यादा है। बहन जी तो अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 67-68 साल की हुई हैं। 90-90 साल के नेता काम कर रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता कि भाई उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये सब नैरेटिव बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी हमेशा मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, हर तरीके से मजबूत हैं। फिजिकली मजबूत हैं, मेंटली मजबूत हैं, उन्हें कोई आज की तारीख में भी हरा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। जी। आप खुद एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन बीएसपी के अंदर वक्ताओं को मीडिया के सामने रूबरू होने की इजाज़त नहीं होती है। अधिकांश ऐसा देखने में आया है कि जिससे अच्छे कार्यकर्ता मनोबल गिरता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसके लिए बाबा साहब ने सारी जिंदगी कहा कि ये मीडिया हमारा नहीं है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। साहब कांशीराम जिंदगी भर यही कहते रहे कि ये मनुवादी मीडिया है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हमारे लोगों का कोई स्टेटमेंट आता है उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं हमेशा से। तो ऐसे लोगों को इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनको उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, और गलती से कोई थोड़ा दर दर हो गया उसको फिर ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बहन जी के बहुत सारे जो होती थी उसको भी तोड़ मड़ोड़ के पेश करते थे। इसलिए आपने देखा होगा बहन जी अब लिख करके पढ़ते हैं, लिख के पढ़ती हैं, लिख के कॉपी देती हैं उनकी, ताकि बाद में ये ना कहें कि बहन जी ने ऐसे नहीं ऐसे किया था, उसका दुष्प्रचार ना करें। तो इसलिए हमेशा आप जब से इतिहास उठा के देखेंगे मीडिया ने हमेशा अगेंस्ट में काम किया है, बीएसपी के भी अगेंस्ट में काम किया है, लेकिन नेगेटिव दुष्प्रचार जो किया है बीएसपी को उससे फायदा मिला है, बीएसपी यहाँ तक पहुंची है। तो हमें मीडिया पे भरोसा कभी नहीं रहा और आज भी नहीं है। आज जितने आप चैनल अखबार वाले जितने भी हैं वो सब बीएसपी के अगेंस्ट में नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहन जी कभी किसी के घर नहीं जाती है, ना खाना खाने, ना फोटो खिंचवाने, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलितों के घर जाती है, दलितों के अपने घर में बुलाती है, उनका मान सम्मान करते हैं। राहुल गांधी कहीं भी नाई की दुकान पर बैठ जाते हैं, बार सैलून पर, वहां पर शेविंग बनवाते हैं। तो जमीनी हिस्सा जो है राहुल गांधी का मजबूत है, युवा नेता है। क्या कहेंगे सर आप इसको? आपने एक शब्द सुना होगा, नाटकबाज। तो ये कांग्रेस की खानदानी वो चली आ रही है। सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई नाटककार हुआ है
तो वो मोहनदास करमचंद गांधी हुआ है, जी जिसने नाटक कर करके बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। नुकसान क्या, मैं कहूँगा सत्यानाश किया है जी मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये सब इनके चेले चपाटे हैं, ये नाटक करते रहे हैं, नाटक करेंगे। जी आपने ये भी सुना होगा कि ये जाते तो हैं इनके दलितों के घर में, लेकिन वहां खाना होटल से आता है, खाना उनका नहीं खाते। कारपेट अपनी साथ ले जाते हैं बिछाने के लिए, उस कारपेट पे वहां का आप बैठा, आप वो खाना बनाएंगे, खाना खाने के बाद वो कारपेट भी उठा के ले आते हैं इनके चपाटे। ये भी नहीं कभी कारपेट ही कम से कम उससे दे आए। तो ये सब नाटकबाज है, नाटकों की मंडली है ये। सर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का अधिकांश एक बयान आता है, जितनी भी नौकरियां या जितनी भी तरक्की हुई है वह कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को अच्छे से लागू किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरासर दुष्प्रचार है, सरासर झूठ है। मैंने नौकरी की है, मैंने कांग्रेस के साथ में ही नौकरी शुरू की थी, और ये सिर्फ दुष्प्रचार है। आज तक देश को आजाद हुए मेरे ख्याल से 78 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कहीं भी कोटा पूरा नहीं हुआ। कहीं भी अगर कोटा पूरा हुआ है तो फोर्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में भी जो सफाई कर्मचारी है उसमें कोटा पूरा हुआ है। और क्लास 1 सर्विस में तो जब से देश आजाद हुआ है तब से उठा के देख लें कि इन बहुजन समाज के SC ST के कितने सेक्रेटरी बने। मेरे ख्याल से 2-4 बने हैं, गिनती में है अब तक। तो ये कांग्रेस ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण पूरा जो करना चाहिए था क्लास 1 सर्विस में वो कभी नहीं किया है। और हमेशा जितने भी ये आप देखेंगे, बहुत सारे 4-5 OM आए थे, ऑफिस मैनुअल वो बोलते हैं, मेमोरेंडम, जिससे आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया था। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म, बैकलॉग खत्म, और बहुत सारे ऐसे किए थे, वो सब कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस के राज में हुए थे। और कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश में और प्रदेशों में सबसे ज्यादा रही है। तो कोटा क्यों नहीं पूरा किया? कोटा पूरा कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जाता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी जो है वो गठबंधन नहीं करते हैं, जबकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा पार्टियों से गठबंधन कर रखे हैं, सभी के साथ गठबंधन करती हैं, और बहन जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं। क्या लगता है कि बिना गठबंधन के सरकार बन सकती है बसपा की? बिना गठबंधन के तो 2007 में बनी थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी थी, तो अब क्यों नहीं बन सकती? और जिसे ये गठबंधन कह रहे हैं, चाहे तो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, ये सब ठगबंधन है। आप बीजेपी में देखेंगे मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। बाकी पार्टियों को, नेताओं को क्या दिया इन्होंने? उसको एक मंत्री बना दिया, और मंत्री भी फर्जी मंत्री, जिसको एक लाल बत्ती की गाड़ी दे दी, एक बंगला दे दिया, और 4 जो है ऑफिस के लिए काम दे दी, बाकी कुछ नहीं दिया। तो ये सब ठगबंधन है, और वो ठगबंधन है इनके वोटों को लूटने के लिए। एक चेहरा दिखाते हैं टीवी पे, जब चुनाव आएगा तो किसी को मंत्री बना दिया, किसी को वो बना दिया। इनके वोटों को, SC ST OBC को वोटों को लूटने के लिए ये सब ठगबंधन की राजनीति है, जिसपे बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं करती। और सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल है। बहन जी के कहने पर वोट कहीं भी ट्रांसफर, जहां बहन जी कहेंगी पूरा वोट ईमानदारी से ट्रांसफर होता है, जबकि बाकी जो पार्टियां हैं उनका वोट ट्रांसफर BSP को नहीं होता। अगर गठबंधन होता है तो उनका वोट दूसरी पार्टियों में चला जाता है, BSP का भी नुकसान होता है इससे, और ये कई बार प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो अब गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं करते। अपने दम पर सरकार बनाएंगे, बनाई है और फिर बनाएंगे। तमाम पार्टियां बहुत सारे वादे करती हैं, जैसे अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया तो उनकी सरकार बन गई, साइकिल दी उन्होंने, बेटियों को नई नई योजनाएं देते हैं, लेकिन बसपा कहती है कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हम सिर्फ संविधान के अंदर जो लिखा है वह देंगे। ये क्या है? किस तरीके से लोग जीत पाएंगे? आप बस, बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको इतना मजबूत बना दो बहुजन समाज के लोगों को कि इन्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। ये जितने भी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस है, सब आजकल फ्री का इन्होंने कर दिया, फ्री लैपटॉप, फ्री साइकिल, फ्री बिजली, फ्री पानी। तो इनके बाप की तो है नहीं, बिजली पानी किसी सरकार के बाप की तो है नहीं, पैसे से बनती है बिजली। सरकार फ्री में ये कब तक देंगे? सरकारें दिवालिया हो जाएंगी।
तो ये जो फ्री की राजनीति है, इनको भिखारी बना रहे हैं ये देश के लोगों को, सारी पार्टियां फ्री बिजली और 5 किलो राशन देकर के भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम रोटी नहीं, हम रोजी रोटी देंगे। ये लोग रोटी देने का काम कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया, वो नमक फ्री दे दिया, तेल फ्री दे दिया। बहन जी कहती हैं कि हम इनको काम देंगे, रोजी रोटी देंगे, ताकि ये मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना कमाएं, अपना खाएं, ये भिखारी ना बने। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचता हूं आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है बहुजन समाज के लोगों को कुछ मान सम्मान, कुछ समझ आए कि हमें भिखारी नहीं, साहब कांशीराम कहते थे, हमें मांगने वाला नहीं, हमें देने वाला चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो साहब कांशीराम ने नारा दिया कि मांगने वाले नहीं, हमें जो है देने वाले बनना है। तो बहन जी हमारा यही कर रही हैं कि देने वाला बनाना चाहती हैं, और किया उन्होंने। मान सम्मान स्वाभिमान की लगातार बीजेपी कार्य कर रही है। वह 5-5 किलो राशन भी देती है, तेल भी दे रही है, सबके विज्ञाओं के अकाउंट में पैसा भी आ रहा है और देश एक विकास की दौर में चल रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री आता है, और वो प्रधानमंत्री नहीं, ऐसी साक्षात नारायण के अवतार हैं। क्या कहेंगे? देखो, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, उनकी मर्जी है, उनका नैरेटिव है, बनाते हैं, उनके लोग समझदार हैं। मैं तो ये कहूँगा उनके फॉलोअर, उनके लोग समझदार हैं कि उनकी गलत नीतियों को भी सही करके पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग या तो कहें गुमराह हैं, या कहें क्या शब्द उनके लिए कहें, कि उनको समझ नहीं आती कि भाई ये किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। तमाम सारी पॉलिसी इतनी आ रही हैं, लेकिन समझ नहीं आती। बहन जी ने कितने काम किए, 15-15 बीघे के फ्री पट्टे दिए थे बहुजन समाज के लोगों को, भूमिहीन लोगों को फ्री पट्टे 15-15 बीघे के। जिसको 15 बीघे जमीन मिल जाएगी, मान सम्मान स्वाभिमान से वो रहेगा, या जिसको 5 किलो अनाज दे रहा है, 5 किलो अनाज दे करके भिखारी बनाने का काम किया है, इसमें मान सम्मान की क्या बात है? ये तो घोर अपमान है, अपमान करने का काम कर रही है सारी पार्टियां। तो ये मान सम्मान शब्द तो इनके लिए यूज करना बिल्कुल बेमानी है। ये सब अपमान करने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों का। बीएसपी में एक भाईचारा कमेटी बनने लग रही है, और भाईचारा के अंदर लगातार लोग बात कर रहे हैं। बहन जी जो है वो भाईचारा कमेटी बना रही है, और बहन जी कहती हैं यूथ और बूथ को जोड़िए, इस तरीके की बहन जी बात करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो पदाधिकारी है वह क्या जमीनी स्तर पर अमली जामा पहना पाएंगे इसको, और पहनाते नहीं है वो? देखो, ये क्या है, ये भी एक दुष्प्रचार है मीडिया जी कि बहन जी अब बना रही है भाईचारा कमेटी। अब नहीं, मैं जब से बहुजन समाज पार्टी में वामसेप में काम कर रहा हूँ, ये हमेशा से बनती रही हैं। भाईचारा कमेटियां हमेशा से बनती रही हैं, और विधानसभा स्तर क्या बूथ स्तर तक बनती रही है, मैंने खुद बनाई है। तो ये सब दुष्प्रचार है कि भाई अब बना रही हैं, शुरू से बनती रही हैं। और 2007 में जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, वो भाईचारा कमेटी के कारण ही बनी थी कि आपस में सबने भाईचारा बनाया था। ब्राह्मण बनिया और ये बहुजन समाज के लोग, ओबीसी के लोग, मुस्लिम लोग, और पूरे उसमें एक सिस्टम है। बहन जी बताती हैं कि भाई जो पद है विधानसभा में, जिले में या प्रदेश में, उसमें कौन से पद पे कौन रहेगा, हरिका बनाती है। तो हमेशा बनती रही है, तो आज भी बन रही है, कोई नई बात नहीं है ये। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि बसपा की जो राजनीति है अपने पुराने ठर्रे से चल रही है। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है? पुराना ढर्रा, अब जो लोग क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको ना तो पुराने ढर्रे का पता है। जो लोग कहते हैं कि भाई पुराना ढर्रा क्या था, उनसे पूछा जाए भी पुराना ढर्रा क्या था, नया ढर्रा क्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के तहत संगठन बनता है, काम करते हैं। और नए यूथ भी आप देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारे यूथ भी जुड़े हुए, तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के नाम पे। उनमें एक एक ग्रुप में कई कई हजार लोग जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ बसपा समर्थकों का ग्रुप, इस तरीके के नाम हैं। और वो सारे जो आईटी सेल का काम करते हैं, जिसको कहते हैं आईटी सेल, कि दूसरी पार्टियां तो करोड़ों रुपए खर्च करके उस आईटी सेल को बनाते हैं, क्योंकि उनके पास धन्ना सेठों का पैसा है। बहुजन समाज पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। तो बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी आईटी सेल से बढ़कर के हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप हैं, जिसमें करोड़ों लोग एक एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वो काम कर रहे हैं।
तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा समय के हिसाब से काम करती रही है, समय के हिसाब से बदलाव लाती रही है। और बहन जी ने एक नारा भी दिया है, आज से नहीं काफी दिन से, कि संगठन में 50% यूथ को होना चाहिए, और वो यूथों को लगाया जा रहा है 50% काम करने के लिए। बहन जी के पुराने मुख्यमंत्री काल के जितने भी जनता के लिए किए हैं, खास तौर पर बहुजन समाज के प्राणियों के लिए, उन युवा वर्ग को वह कार्य पता भी नहीं है। जब बहन जी का शासनकाल था तब वो पैदा हुए थे या छोटे थे, तो बहन जी का शासनकाल पता भी नहीं है। क्या लगता है कि अगर यह कार्य बहन जी के जनता तक पहुंचेंगे, युवाओं तक पहुंचेंगे, तो क्या बसपा मजबूत हो पाएगी? बिल्कुल सही बात है आपकी। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पहली बार बहन कुमारी मायावती के शासन में, देश में पहली बार, प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में पहली बार जितने काम बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं सबके लिए, मतलब सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए जो हित के लिए काम किए हैं, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया है। लेकिन ये मैं तो विडंबना ही कहूँगा कि हमारे नेता हैं या हमारे बुद्धिजीवी हैं या हमारे आप जैसे यूट्यूबर चैनल्स हैं, इन बातों को नहीं पहुंचा पा रहे। अगर इनकी लिस्ट को, मेरे पास तो अभी है, लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। सरकार की जिम्मेदारी होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीजें सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम किया है किसी प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा बहन जी ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए। स्वास्थ्य की बात करें तो हर जिले में हॉस्पिटल बनाए, और देश में पहली बार मोबाइल हॉस्पिटल बनाए थे बहन जी की सरकार। मोबाइल हॉस्पिटल मतलब एक पूरी बस होती थी, बस में डॉक्टर जाते थे, गांव गांव जाते थे, जो गांव के लोग अस्पतालों में नहीं जाते वहां जाते थे, जरूरत होती थी उनको लेके आते थे। और सुरक्षा के नाम पे, ये पूरा देश, क्या पूरी दुनिया जानती है कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मेरे ख्याल से बहन जी का जैसा शासनकाल रहा है, न पहले किसी मुख्यमंत्री का रहा, न आज उसके बाद किसी मुख्यमंत्री का रहा है। तो जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसको हम लोग बता नहीं पा रहे। तो ये हमारी कमजोरी है, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों की कमजोरी है, मैं ये मानूंगा। तमाम युवा वर्ग इस वक्त चंद्रशेखर के साथ भी खड़ा हुआ नजर आता है। इस राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? कौन सा चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? सांसद जो है नगीना से। अच्छा, चंद्रशेखर तो बहुत है ना उनके देश में। चंद्रशेखर रावण। तो ये सब पैदा किए लोग हैं, और जब से चंद्रशेखर आए हैं तब से आपने देखा होगा हजारों लोग जेलों में गए, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए जो आज भी चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी जेल में जिनकी जमानतें नहीं हुई। तमाम जहां जहां भी उन्होंने किए, ठुकाई पिटाई हुई, पथराव हुए, जेलों में बंद किए गए। तो ये नेता वेता कुछ नहीं है, और जो युवा वर्ग है जितना भी है वो गुमराह है इनके पीछे। अब उनको जब समझ आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में कभी किसी पे कोई मुकदमे एक आध को छोड़ करके दर्ज नहीं हो, कभी किसी मारपीट कभी नहीं हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बताए हुए लोकतांत्रिक रास्ते पे चल के काम कर रही है। ये जो लोग हैं जितने भी हैं, चंद्रशेखर जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, उत्तेजित करके लोगों को, युवाओं को पिटवाने का काम करते हैं। तो ये असंवैधानिक, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और इनकी जड़ें बहुत मजबूत नहीं है। इनको मीडिया ने पैदा किया है, किया गया है और किया जा रहा है। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इन पर बहुत देर तक लोगों का विश्वास नहीं रहता, और उठ गया है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे इनके पदाधिकारी BSP में आ रहे हैं छोड़ छोड़ के, कि उनकी समझ में आ रही है जी। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी। चंद्रशेखर रावण जो है वो ये भी कहते हैं कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। लगातार इस तरीके के बयानबाजी आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये इनसे दिलवाए जाते हैं, इनका अपना कोई बयान नहीं होता। ये भी बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए देते हैं कि देखो ये तो बहुजन समाज पार्टी का हितैषी है। तो युवा इसी बात से गुमराह हो जाता है कि ये तो बहुजन समाज पार्टी का हितैषी है, बहन जी का हितैषी है, लेकिन बहन जी इसको नहीं ले रही। अभी एक नैरेटिव चलाया गया, आपने देखा होगा, किसी बड़े मीडिया चैनल ने वहां बिठा करके फोन करवाया चंद्रशेखर से बहन जी से बात करने के लिए, और ये कहा गया कि अभी बहन जी बिजी है, अभी बात नहीं कर सकते। ये नैरेटिव देखा होगा। लेकिन
फोन करके हमने यहाँ मिलाया, अब मैं यहाँ से बहन जी को मिला रहा हूँ या सुरेंद्र जी को मिला रहा हूँ, किसको पता है, कौन वेरीफाई कर रहा है? हेलो किया, हाँ जी ये बहन जी से मिलना चाहते हैं। ये बनबे बात है, इसको मीडिया ने कितना प्रचारित किया कि भाई चंद्रशेखर तो मिलना चाहता है लेकिन बहन जी नहीं मिल रही उससे। तो ये सब दुष्प्रचार हैं और कुछ नहीं है। इनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और बहुजन समाज नहीं कर रहा है इनकी बातों पे विश्वास। कहते हैं, आप भी कई बार अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि बहुजन समाज बड़ा भोला भाला समाज है, तो ये भोला भाला समाज सत्ता तक कैसे पहुंचेगा, क्या कहना चाहिए? सत्ता तक अब इसमें कोई उसकी बात नहीं है आशंका की। ये भोले भाले समाज ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, चौथी बार तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार इस भोले भाले समाज ने बनाई थी। और आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी रैलियों में गया हूँ, आप भी गए हैं, आप वहाँ देखेंगे तो 90% लोग ये भोला भाला समाज होता है, नंगे पैर होती हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चों को गोद में लेके आती हैं। उनसे जब हम सवाल पूछते हैं कि भाई आपने बीजेपी ने आपको 5 किलो राशन दिया, उसको वोट देना चाहिए, तो वो सब जो है बहन जी के समर्थन में सब उनको डिस्कार्ड करती हैं। और आप ज़्यादा उनसे कुछ पूछो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोले आप जो है इनके दलाल मालूम पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भोला भाला समाज है मैं जानता हूँ वो ज़्यादा समझदार है, लेकिन गुमराह वो थोड़ा सा हो जाता है, गुमराह हो जाता है कभी कभी। गुमराह करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, ये उनको गुमराह करने का काम करते हैं। और अगर ये थोड़ा सा ठीक से काम करने लग जाएं या ये तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें, पढ़े लिखे लोग नैरेटिव खिलाफ में ना फैलाएं, तो आज भी बहुजन समाज पार्टी 2027 में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। वीरेंद्र जी, तमाम पार्टी संगठनों के अंदर दलित समाज के लोग भी होते हैं, लेकिन उनको दलित समाज की पार्टी नहीं कहा जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर तमाम समुदाय के लोग भी हैं, यानी ब्राह्मण, वर्मा, शर्मा, सब लोग हैं, लेकिन इसको दलितों की पार्टी कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? ये सब नैरेटिव बनाए जाते हैं जी, ये नैरेटिव बनाए जाते हैं कि ये दलितों का नेता है और वो जो है देश का नेता है। तो ये सब नैरेटिव बनाए जाते हैं ताकि दूसरे लोग, खास करके जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं, वो गुमराह ना हो कि भाई दलित के नाम पर ठीक है, ये दलितों की पार्टी, दलित वोट हैं, मैं क्यों वोट दूं। तो उन वोटों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जाता है। अदरवाइज तो आप देखें बहुजन समाज पार्टी में सभी समाज के नेता हैं और सभी समाज को इज्जत भी दी जाती है। उनको जो बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी है। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हिस्सेदारी देती हैं, तथाकथित जिनको दलित कहते हैं, मुझे शब्द से भी नफरत है दलित से, इनको सिर्फ दलित और पददलित बना के रखते हैं। हमने सुना है कि जो मंत्री भी है आज की सरकार में, वो मंत्री की हिम्मत नहीं है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आगे कुर्सी पे बैठ जाए, खड़े रहते हैं वहां जाकर के। तो ऐसे भागीदारी या ऐसे करने का क्या फायदा। लेकिन बात यह है, उनका कोई कसूर नहीं है, गुलाम तो गुलाम है। इस देश का जो प्रथम नागरिक रहे हैं, पीछे उनका नाम नहीं लेना चाहता, अभी भी हैं, वो पूरी तरह से गुलाम रहे हैं। मंदिर में गए, राष्ट्रपति बनने के बाद मंदिर में धक्के लगाए गए, फिर भी कुछ नहीं किया, दोबारा फिर गए परिवार के साथ, परिवार को भी धक्के लगाए गए मंदिर में। तो ये सब गुलाम लोग हैं, इन्हें अपने मान सम्मान स्वाभिमान का एहसास नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टियों में गुलामी कर रहे हैं। खास करके जो हमारे एमएलए एमपी हजारों की तादाद में सब मिलाए जाए, ये पार्लियामेंट या विधानसभा में कभी मुंह नहीं खोलते। गांधी के 3 बंदर हैं, बहरे, अंधे और गूंगे। तो ये गांधी के बंदर हैं, इनको अपने मान सम्मान स्वाभिमान का एहसास नहीं है। एक कहावत कहते हैं गुलाम के लिए कि गुलाम को हलवा पूड़ी खिलाए जाओ और उसमें 50 जूते रोज लगाए जाओ, उसे जूतों पर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, हलवा पूड़ी खा करके वो खुश रहेगा जूते खा के। तो इन गुलामों से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वीरेंद्र जी के लिए मुझे एक शेर यहाँ पर याद आ रहा है कि मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया है। कारवा ऐसा बन गया, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, कुछ हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि वीरेंद्र सिंह जी इंटरनली काम करने लग रहे हैं। वो कार्य कितना बताएंगे वह हम इनसे जानेंगे। सर, आपके बारे में सोशल मीडिया पे पता चल रहा है हमें, जो हमारे सूत्र हैं उनसे, कि आप बिना किसी बसपा के पूछे आप कैडर लेने लग रहे हैं, यानी कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, तमाम कई प्रदेशों में भी जाकर बसपा को मजबूत करने के लिए लोगों को मिशन मूवमेंट बता रहे हैं।
क्या तमाम बुद्धिजीवी लोगों को यही करना चाहिए या क्या करना चाहिए? कोई परमिशन ली आपने इस तरीके के कैडर लेने के लिए, वह हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, बात यह है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी जी सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप जैसे चैनलों के माध्यम से या कहीं से भी 20 चीज़ें बताएंगे, बहन जी को ये करना चाहिए, बहन जी को ऐसे करना चाहिए, बहन जी को वैसे करना चाहिए। सब काम बहन जी को करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए पार्टी के लिए? जी तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, जिनको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समझ में आई है, जो मिशन मूवमेंट समझ में आया है, वो पहले भी कार्य करते रहे हैं, पार्टी में बाम शेप में रह के भी किया है, नहीं रह के भी किया है, और हमारे जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मेरे पास कोई पार्टी का पद नहीं है, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांशीराम जैसे साहब ने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, बहन जी ने अपना परिवार नहीं बसाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए थे, उनकी घरवाली भी अल्पाई में छोड़ के चली गई थी। तो फिर हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो मिशन चल रहा है, जो राइट डायरेक्शन में मिशन चल रहा है बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के नेतृत्व में, हमें उसके लिए काम करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। इसमें बहन जी से परमिशन लेने की या किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। साहब कांशीराम जी, मैंने देखा है जब वो 12 नंबर कार्यालय में बहुत सारे लोग आते थे तथाकथित बुद्धिजीवी, कि उनको आईएएस हैं साहब, आईपीएस हैं, 6 महीने 8 महीने रिटायरमेंट के रह गए, साहब के पास आते थे कि साहब हमें काम करना है। तो साहब कहते थे भाई काम करो, कोई रोका है? किसी ने रोका है? नहीं। तो काम करो साहब, कहाँ करें? अरे जहां आपको अच्छा लगे वहां करो। तो अब वो चाहते थे कि साहब बताएं, करें तो काम करें, साहब हमें राज्यसभा में भेज दे तब हम काम करें। तो काम करने के लिए तो कोई क्षेत्र में कोई पाबंदी कहीं नहीं है, किसी के लिए नहीं है। तो ये हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये शुरू किया है, तो आगे करते रहेंगे। सर, ये कैडर होता क्या है? तमाम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कैडर लिया है, हमने दिया है, और कैडर के बारे में कहा जाता है कि बंद कमरे में होता है। तो इसके अंदर किन किन बिंदुओं पर आप लोग फोकस करते हैं, वह हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, अभी आपने कहा बंद कमरे में होता है, तो हम ये सारी चीजें तो आपको भी नहीं बता सकते कि बंद कमरे में क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, थोड़ा सा जरूरी है वह। हाँ वो जरूरी है, क्योंकि देखो जो विचारधारा है, वो कहते हैं ना, राजनीति, रणनीति, कूटनीति, है ना, ये सब तो सुने होंगे। तो जो राजनीति कर रहे हैं वो सबको पता है कि भाई बीजेपी क्या कर रही है, बीएसपी कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन हमारी रणनीति क्या है वो अगर दूसरों को पता लग जाएगी तो सब फेल होगी। इसीलिए रणनीति हमारी सीक्रेट रहनी चाहिए, कूटनीति हमारी सीक्रेट रहनी चाहिए। तो जो हम कैडर देते हैं उसमें रणनीति और कूटनीति समझने का, समझाने का काम करते हैं कि हमें कैसे काम करना है। ग्राउंड लेवल वो समझते हैं, और समझ के जो एक बार कैडर से जो जुड़ जाता है उसे कोई पार्टी, कोई भी संगठन खरीद नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है, कुछ नालायक लोगों को छोड़ के। मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने साहब का तो मैं मौका नहीं मिला कैडर लेने का, लेकिन हमने साहब के जो तैयार किए हुए थे उन्हें हमने 1-2 कैडर लिए थे, बहन जी के कई बार हमने कैडर लिए। अगर हमने कैडर नहीं लिया होता तो मैं भी कहीं बिक गया होता, मैं भी पता नहीं किसी ऐसराम बेसराम और ये जो तमाम सारे लोग हैं उनके साथ में भी कहीं चला गया होता। मैं आज अगर बहुजन समाज पार्टी और वाम शेप में काम कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं कि मैंने कैडर लिए हैं, मेरी समझ में आ गया है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। इन 3 शब्दों को समझ आते हैं कैडर में, कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जिसकी ये 3 शब्द समझ में आ गए वो फिर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा, मिशन से जुड़ जाएगा। और जो कैडराइज्ड मिशन है वो वन वे मिशन है, कि जिसको कैडर के माध्यम से मिशन समझ में आ गया वो एंटर तो कर सकता है उसमें, लेकिन फिर वापस नहीं आ सकता। खूब कोशिश कर लें उसके घर वाले, जिसको कहते हैं क्रैक हो गया। ये कैडर लेने के बाद आदमी क्रैक हो जाता है। क्रैक की परिभाषा है, सी मीन्स क्रेडिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत सारे इसके वर्ड हैं। जब वो बन जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, जिंदगी भर वो काम करेगा ही करेगा, और राइट डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब कैडर के अंदर कोई आप शॉप वगैरह देते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ खाने पीने में मिलाते हैं, क्या करते हैं ऐसा?
नहीं, विचारधारा की लड़ाई विचारों की है। जिसकी विचार अगर समझ में आ जाएगा, वो साहब ने बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ठीक है ना? तो आप एजुकेट कर देंगे, एजुकेट मतलब ये बीए, एमए, पीएचडी नहीं, आप सोशल मूवमेंट को अगर एजुकेट कर देंगे तो बंदा एजिटेट हो जाएगा, और जो एजिटेट हो जाएगा वो फिर ऑर्गेनाइज करेगा, जिंदगी भर बैठ नहीं सकता। और ये लंबा इतिहास है, गौतम बुद्ध से लेकर के बहन जी तक और हमारे आप तक, कि गौतम बुद्ध एजिटेट हुए उस व्यवस्था को लेकर के, उन्होंने घर छोड़ा, सारा कुछ किया, और उन्होंने और लोगों को ऑर्गेनाइज किया, बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। ज्योतिबा फुले एजिटेट हुए, उनके साथ एक घटना हुई, उसके बाद जिंदगी उन्होंने लगा दी। बाबा साहब तमाम जगह बार एजिटेट हुए, उनके साथ वो व्यवहार हुआ, उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी। साहब कांसीराम ने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब पढ़ करके वो एजिटेट हो गए और उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी। बहन जी ने भी मिशन मूवमेंट समझा, कांसीराम साहब का साथ दिया, सारी जिंदगी लगा दी। तो ये जो काम है एजुकेट करने का, एजिटेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, ये कैडर में जो है बताए जाते हैं क्या, क्यों और कैसे। जी वीरेंद्र जी, मैं समझा थी कि जितने भी साथी हमें देख रहे हैं वह अगर चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी की अपनी पूरी टीम है, जिसके अंदर डीआईजी लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कमांडेंट हैं और बहुत सारे मिशनरी साथी भी हैं, आप समझिए कि वह लोग कैडर देते हैं, बड़ी सरल भाषा में देते हैं, बड़े अच्छे से देते हैं। मैंने भी खुद कैडर लिया है। आप समझिए कि अगर आप अपने यहाँ पर, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी जगह पर कोई भी कैडर लगवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वीरेंद्र जी से कम्युनिकेशन आपका करवा देंगे। सर, क्या लगता है कि अगर 2027 में बसपा की सरकार आती है तो बहुजन समाज के लोगों को क्या मिलेगा और क्या बहन जी देंगी, वह हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ये मैं सोचता हूँ बताने की जरूरत नहीं है जी। पिछले 4 बार मुख्यमंत्री काल की अगर आप इतिहास पढ़ लें, लिस्ट पढ़ लें, तो सब समझ में आ जाएगा कि बहन जी ने अब तक क्या दिया है और क्या देंगे। खास करके जो सामाजिक परिवर्तन, जो बाबा, जो लोग कहते हैं कि वो साहब कांसीराम ने बुद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया, बहन जी बुद्ध धर्म क्यों नहीं अपना रही। बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बनाया है, इतने बड़े बड़े जो स्मारक बनाए हैं, किसी ही नेता ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री में, देश में कहीं नहीं बनाए जो बहन जी ने बनाए। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बहन जी ने हर स्तर पर रिजर्वेशन का कोटा बहन जी ने पूरा किया, बैकलॉग बहन जी ने पूरा किया, सरकारी ठेकों में आरक्षण बहन जी ने किया, पढ़ाई में आरक्षण किया, कितने सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एजुकेशन के लिए हजारों प्राइमरी स्कूल बनाए, टीचर्स की भर्ती की, सफाई कर्मचारियों के, देश में पहली बार 1,10,000 सफाई कर्मचारियों की एक बार में भर्ती की गई, तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने की सफाई कर्मचारियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, फिर कभी आपको बताएंगे। मेरे पास तो ये लिस्ट रखी हुई है, बहन जी ने क्या क्या काम किए हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो अभी शॉर्ट टाइम में नहीं बताया जा सकता। तो साथियों, ये हमारा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था। आपको वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, और वीडियो में आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मिशन मूवमेंट आगे बढ़ सके। वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की आहुति दे दी, इसको बोलते हैं मिशन मूवमेंट। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि मेरा कोई एक बच्चा नहीं है, मेरे 4 बच्चे नहीं हैं, मेरे सैकड़ों करोड़ों जो बच्चे हैं वह बहुजन समाज के लोग हैं, और उसके लिए लोग नौछावर हो गए। और अधिकांश वीरेंद्र सिंह जी एक बात बोलते हैं कि लोग अपने टीवी और बीवी में मस्त हो जाते हैं तो उनको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया है, अब उनके और जो बच्चे हैं वो गांव देहात में रहने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए और पे बैक करना चाहिए। पे बैक तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, ये तीनों चीज़ें हम लोगों को अपने तरीके से देनी होती है। तो पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर आप जुड़े रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं चलते चलते आपके माध्यम से, SM न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। जी। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही जटिल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।
जगह इंसान तो अंधियारा मिटकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो उजियारा होकर ही रहेगा। मैं सोचता हूँ आपने एक ये दीप जला दिया है, इसका असर पूरे देश में जाएगा और समझेंगे वक्त की जरूरत को हमारे बहुजन समाज के लोग आपके माध्यम से, तो ये चिंगारी पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में उजाला होगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, SM न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गौतम बुद्ध ने कहा था आपो दीपो भवो, यानी कि अपने दीपक स्वयं बने और दीपक से दीपक को जलाने का कार्य करें। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। और आपने इस वीडियो को सुना और समझा इससे कि हमें मिशन मूवमेंट पे क्या कार्य करना चाहिए, हमारी पार्टी कौन सी है, हमारा मिशन कौन सा है। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। और बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 में ये लिखा भी हुआ है। अब आपको समझना है कि आप किसकी पार्टी बनवाना चाहते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको ये सोचना है कि अब हमें किस कार्य में काम करना है, क्योंकि बहन जी ने इतिहास रचने का काम किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आवास विकास योजनाएं, तमाम चीज़ें दी हैं इस उत्तर प्रदेश को, आप समझिए। और इतिहास रचने का कार्य कर रहा है। आप जब दलित प्रेरणा केंद्र पर जाते हैं तो लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं। आप यकीन मानिए कि एक दिन के अंदर तो पूरा चक्कर भी नहीं घूम पाते हैं, इतना बड़ा इतिहास रचने का काम करा है। और महापुरुष इसी तरीके से होते होंगे। मैंने किसी महापुरुष को नहीं देखा है और काशीराम साहब के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य था। और बहन जी के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत कार्य करा, ये भी मेरा सौभाग्य है। और आप सबके प्यार, आशीर्वाद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ हम लोग लगातार लोगों से बढ़कर मिलते रहते हैं। वीरेंद्र सिंह जैसे बुद्धिजीवी लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। हम आपका भी धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें समय दिया और हमसे मुलाकात करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।